नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, शिक्षण विधियों के 100 प्रश्नों का टेस्ट लेकर आया हूं। 100 प्रश्न बहुत ही शानदार रहेंगे। कोशिश करना कि भाई 100 ही प्रश्न आप हल करके जाओ। मैक्सिमम कितने मिनट मान के चलते हो 100 प्रश्नों के लिए? आप कम से कम 60-70 मिनट का वीडियो देखते होंगे, लेकिन मैक्सिमम 50 मिनट मैक्सिमम है। ये हो सकता है 40 मिनट में ही पूरे करा दूं, वो भी समझाते हुए। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाऊंगा। छोटा वीडियो रहेगा, छोटा मतलब प्रश्नों की दृष्टि से। नहीं तो 100 प्रश्न में तो 2-3 घंटे भी लग सकते थे, लेकिन मैक्सिमम 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 30 से 50 के बीच में आपके ये वीडियो बन जाएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 है, आपके विद्यालय में जाँच करने वाले अधिकारी आए हैं। आप विज्ञान विषय के अध्यापक हैं, तो आप कौन सी विधि से शिक्षण करवाओगे? व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि और इनमें से कोई भी नहीं। साथियों, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो वीडियो है ये सभी सब्जेक्ट के लिए है। सभी सब्जेक्ट के शिक्षण विधियों के प्रश्न मिलेंगे, कॉमन क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे सभी के लिए। ठीक, तो देखो, विद्यालय में जांच करने वाले अधिकारी आए हैं, तो हम व्याख्या विधि का तो प्रयोग नहीं करेंगे, इनमें से कोई भी नहीं, ये भी गलत है। प्रयोग प्रदर्शन या प्रदर्शन, तो साथियों बेटर विकल्प है प्रयोग प्रदर्शन विधि। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रयोग प्रदर्शन विधि, इसमें क्या समय भी कम लगता है, धन भी कम लगता है और बहुत ही श्रेष्ठ शिक्षण हो सकता है साथियों प्राथमिक स्तर पर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है भाषा को लिखना सिखाने के लिए, शुद्ध प्रयोग के लिए, बोलना सिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो देखो, व्याकरण की शिक्षा क्यों दी जाती है? भाई लिखना तो लेखन संबंधी चीज़ें होती है, बोलना वाचन संबंधी, समझाना नहीं बल्कि भाषा का शुद्ध प्रयोग करना, क्योंकि व्याकरण का मतलब ही शुद्धता से लिया जाता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 2 में सही है। प्रश्न नंबर 3 है, लिखना जटिल प्रक्रिया है, यांत्रिक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, बातचीत है एक तरह की। तो साथियों, लेखन को क्या कहा जाता है? सबसे बेस्ट विकल्प रहेगा आपका लेखन भी एक तरह की बातचीत में आता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं साथियों। तो चौथा क्वेश्चन है, पठन कौशल विधि का उचित क्रम है वर्ण पद वाक्य, पदवर्ण वाक्य, वाक्य पद वर्ण और सभी। तो पठन कौशल मतलब पढ़ने के कौशल से लिया जाता है। सबसे पहले बच्चों को वर्ण पढ़ना सिखाए जाते हैं, फिर पद, और फिर पदों से किसका निर्माण होता है? वाक्यों से। तो इस प्रकार से बच्चों को पठन कौशल सिखाया जाता है, इसलिए प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगमित पद नहीं है। प्रस्तावना, उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन। हर्बर्ट ने अपनी जो योजना के लिए, ठीक है, पाठ योजना के लिए जो पंचपदी विधि दी थी, प्रस्तावना उसमें था, उद्देश्य उसमें था, प्रस्तुतिकरण उसमें था, लेकिन मूल्यांकन का अलग से इन्होंने कोई पद नहीं दे रखा है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। तो चलिए छठे क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। प्रक्षेपित सामग्री नहीं है, मैजिक लैंटर्न, एपिडाइस्कोप, प्रत्यक्ष अनुभव और OHP। तो देखो, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित सामग्रियां दो प्रकार की जो ये है। मैजिक लैंटर्न प्रक्षेपित में आता है, एपिडाइस्कोप प्रक्षेपित में आता है, OHP प्रक्षेपित में आता है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव साथियों प्रक्षेपित में नहीं आता है। इसलिए थर्ड विकल्प आपके छठे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आएंगे। देखो और रचो विधि को क्या कहते हैं? लेख प्रणाली, वाक्य प्रणाली, खेल प्रणाली, कला प्रणाली। तो देखो मतलब एक बार तो देखना है, फिर रचो मतलब फिर रचना करना है। तो रचना करना किसके अंतर्गत आ जाता है? लेखन के अंतर्गत आ जाए साथियों। तो ये लेख प्रणाली का उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। शुष्क विधि किसे कहते हैं? भाषानुवाद विधि को, टीका विधि को, दंडान्वय विधि को, निगमन विधि को। तो इनमें से देखो, एक काव्य शिक्षण का नाम तो सुन ही रखा होगा। काव्य शिक्षण में चलती है भाषा अनुवाद विधि, जिसमें भाषा का अनुवाद किया जाता है लेकिन रसास्वादन नहीं हो पाता है, इसलिए इस विधि को शुष्क विधि के नाम से भी जानते हैं साथियों। विकल्प 1 सही है आपके प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा पद गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? व्यवस्थापन, प्रत्यक्षीकरण, अनुकूलन और विश्लेषण। तो साथियों, विश्लेषण, व्यवस्थापन, अनुकूलन नहीं आता है, बल्कि प्रत्यक्षीकरण। किसी चीज़ को जब हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, कुछ क्रियाएं उसके प्रति करते हैं, तो वो फिर गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा विकल्प 9वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे।
लिखित अभिव्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा अनुलेखन, श्रुतलेखन, निबंध लिखना और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो हटा देंगे। अब लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना है, श्रुतलेखन में सुनकर लिखते हैं, अनुलेखन में साथियों देख करके लिखा जाता है, लेकिन निबंध लिखना में अपने जो विचार है उनको अभिव्यक्त किया जाता है। तो फिर जो लिखित अभिव्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है वो क्या रहेगा? निबंध लेखन। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। ज्ञात संज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग कब किया जाता है? प्रस्तावना के समय, उदाहरण देते समय, श्यामपट्ट कौशल के समय और काठिन्य निवारण करते समय। देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब जो चीज़ें हमें ज्ञात है उससे हम कहाँ की ओर बढ़ते हैं? जो चीज़ें हमें नहीं ज्ञात होती है। तो ये चीज़ें प्रस्तावना के समय इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। प्रस्तावना में पहले ज्ञात चीज़ें पूछी जाती है, फिर धीरे धीरे अज्ञात की ओर बढ़ता जाता है। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक हो जाता है जो कि अज्ञात होता है। तो प्रथम विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है मंद बुद्धि बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, सामान्य बुद्धि बालकों के लिए और सभी के लिए। तो भाई उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है कमजोरियों को दूर करना, जो कि मंद बुद्धि बालकों की हो, पिछड़े बालकों की हो, सामान्य बुद्धि बालकों की हो। कमजोरियां तो सभी में हो सकती है, इसलिए इनमें से सभी के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। फोर्थ विकल्प 12वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि स्वाध्याय पर विशेष बल देती है? व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, अक्षरबोध विधि, वाचन विधि। सुपरफास्ट रिवीजन है साथियों, ये सुपरफास्ट। देखिएगा स्वाध्याय पर विशेष बल देने वाली विधि की बात करें तो स्वाध्याय का मतलब होता है खुद ही अध्ययन करना। तो ये पाठ्य पुस्तक विधि सबसे ज़्यादा इस पर बल देती है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक विधि में सारा मैटर अवेलेबल होता है, तो आप खुद उसको पढ़ सकते हो। तो यही तो है स्वाध्याय विधि। सेकंड विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। अर्थग्रहण की स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त पठन है शब्द पठन, चित्र पठन, मौन पठन, सस्वर पठन। अर्थग्रहण, किसी भी चीज का अर्थग्रहण करने के लिए सबसे बेटर माना जाता है मौन पठन को। मौन रहकर मन ही मन में किसी चीज को पढ़ना सबसे बेटर माना जाता है साथियों अर्थग्रहण के लिए। सेकंड विकल्प है सही 14वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। खेल विधि के जन्मदाता है फ्रोबेल, मोंटेसरी, डाल्टन और फ्रायड। तो साथियों वैसे खेल विधि के जो जनक है वो तो हेनरी कोल्डवेल कुक है, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फ्रोबेल ने अपनी किंडरगार्टन विधि में खेल विधि का प्रयोग किया था, इसलिए खेल विधि के जन्मदाता कई जगह इनको मान लिया जाता है जहां हेनरी कोल्डवेल कुक नहीं होता है। विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। प्राथमिक कक्षाओं में उच्चारण शुद्धि में उपयोगी विधि है प्रत्यक्ष विधि, वाचन विधि, श्रुत लेखन विधि, वैयक्तिक मौन वाचन विधि। तो देखो प्राथमिक कक्षाओं की बात की जा रही है। उच्चारण में शुद्धि के लिए क्या करोगे आप साथियों? मौन वाचन से तो उच्चारण शुद्ध होगा नहीं, प्रत्यक्ष विधि से भी नहीं, श्रुत लेखन विधि से नहीं, बल्कि वाचन विधि से यहाँ पर उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ दूर हो जाएगी। थर्ड विकल्प 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं आपके 17वें प्रश्न को। पठन कौशल की कितनी विधियाँ होती है? 1, 2, 3, 4। तो भाई पठन कौशल की 2 विधियाँ होती है। एक तो होती है सहस्वर पठन विधि और एक होती है मौन पठन विधि। ठीक है, ये 2 ही प्रकार है। सहस्वर पठन के भी भेद होते हैं, मौन पठन के भी भेद होते हैं, वो अलग बात है साथियों। सेकंड विकल्प ही प्रश्न नंबर 17 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। छोटी कक्षाओं में किस तरह का वाचन प्रभावी होता है? सरल, एकांक, सामूहिक और मौन। तो छोटी कक्षाओं की बात आते ही सामूहिक वाचन को सबसे बेस्ट माना जाता है साथियों। मौन वाचन उच्च स्तर पर उपयोगी होता है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। मुफात के अनुसार मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? निर्णयात्मक, सामाजिक, अनवरत और वैवाहिक। तो भाई वैवाहिक तो प्रक्रिया होगी नहीं, बल्कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली या अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा मुफात का मानना है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है भाषा प्रयोगशाला विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि, दूरस्थ विधि और सूत्र विधि। तो भाई सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत स्किनर ने दिया था और अभिकर्मित अनुदेशन विधि भी किसने दी? स्किनर ने। तो ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। सेकंड विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। देखो अभिकर्मित अनुदेशन विधि की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? सबसे जो बेस्ट विशेषता है वो है साथियों ये इसमें बालक स्वयं गति से सीखता है, खुद की गति से। 21वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 26 जनवरी 1994, 2 अक्टूबर 1996, 15 अगस्त 1995, 1 अप्रैल 2010। तो साथियों राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की गई थी। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 21वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22।
छात्रों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षाओं द्वारा, गृह कार्य द्वारा, लिखित व मौखिक परीक्षा द्वारा और सतत व व्यापक मूल्यांकन द्वारा। तो कैसे होना चाहिए छात्रों का मूल्यांकन? भाई छात्रों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत और व्यापक रूप से, क्योंकि सतत का मतलब लगातार, व्यापक मतलब उसके शैक्षिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रों का। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों 22वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो चलिए 23वें क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिएगा, इनमें से कौन सी विधि नवीन विधियों में नहीं आती है? प्रयोजना, प्रयोगशाला, समस्या समाधान और व्याख्यान। तो साथियों नवीन विधियों की बात करें तो प्रयोजना, प्रयोगशाला, समस्या समाधान तीनों ही नवीन में आ जाएगी, लेकिन व्याख्यान विधि प्राचीन विधि मानी जाती है, नवीन नहीं है ये। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है प्रश्न 23 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24वां। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है आलोचनात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो भाई आलोचना जिसमें की जाती है, विश्लेषण किया जा रहा है, व्याख्या की जा रही, तो ये वस्तुनिष्ठ का है। मिलान प्रश्न जो है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में सम्मिलित होगा। थर्ड विकल्प आपके 24वें प्रश्न में सही है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एकत्रित तथ्यों से निष्कर्ष निकालना किस प्राप्य उद्देश्य में आएगा? ज्ञान, अवबोध, प्रयोग और कौशल। तो जब हमारे पास एकत्रित तथ्य होते हैं, उनसे यदि हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो साथियों ये ज्ञान में तो नहीं आएगा भाई, ये कौशल में भी नहीं, अवबोध में भी नहीं, बल्कि ये प्रयोग में आएगा साथियों। विकल्प नंबर 3 सही माना जाएगा 25वें में। देखो जिस प्रश्न में भी आपको डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26। तो चलिए 26वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। विज्ञान प्रदर्शनी में मॉडल बनाकर प्रदर्शन करना किस प्राप्य उद्देश्य में आएगा? रुच्यात्मक, ज्ञानात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, अवबोधात्मक। तो भाई विज्ञान प्रदर्शनी है, आप मॉडल बना रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, तो ये क्या है? आपकी रुचि है उस चीज़ में, रुच्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ये आ जाएगा, क्योंकि सभी थोड़ी ऐसा करते हैं। विकल्प 1 सही है आपके प्रश्न संख्या 26 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27। चंद्र ग्रहण क्यों होता है? यह विषय किस प्रयोजना में आएगा? रचनात्मक, समस्यात्मक, कलात्मक, कौशलात्मक। भाई रचनात्मक प्रयोजना में कुछ चीज़ें बनाई जाती है, तो ये तो नहीं रहेगा। कौशलात्मक प्रयोजना, इसमें कौशल से संबंधित ही चीज़ें होती है। अब एक तो है समस्यात्मक, एक है कलात्मक। साथियों इसमें राइट आंसर रहेगा समस्यात्मक प्रयोजना, क्योंकि चंद्र ग्रहण क्यों होता है ये कलात्मक, बहुत सारे हो सकते हैं कलात्मक प्रयोजना के बारे में बताए, लेकिन थर्ड विकल्प ही इसमें सही आंसर है, क्योंकि जिसमें कुछ बौद्धिक घटनाओं से संबंधित सवाल किए जाते हैं। तो भाई ये चंद्र ग्रहण क्यों होता है? बौद्धिक घटनाएं से संबंधित है ना, इसलिए थर्ड विकल्प आपके 27वें क्वेश्चन में सही है। तो चलिए 28वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। कक्षा कक्ष सभा प्रतिमान के प्रवर्तक है जेरोमेस ब्रूनर, फ्लेंडर, रॉबर्ट ग्रेसर, रिचर्ड सचमैन। तो साथियों रिचर्ड सचमैन ने तो भाई परीक्षा परीक्षण दिया था, पूछताछ प्रतिमान, ठीक है। और जो कक्षा कक्ष सभा प्रतिमान है ये रॉबर्ट ग्रेसर के द्वारा दिया गया था। दूसरा विकल्प आपके 28वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29। विज्ञान किट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, निदेशालय प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर और प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय राजस्थान जयपुर। तो साथियों विज्ञान किट का निर्माण राज्य स्तर पर पूछा जा रहा है, क्योंकि सारे ही विकल्प राज्य स्तर वाले हैं। तो भाई राज्य स्तर पे राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान मतलब SIERT जो है उदयपुर में, इसके द्वारा किया जाता है। प्रथम विकल्प 29वें क्वेश्चन में सही है। बाकी राष्ट्रीय स्तर पे पूछे तो राष्ट्रीय स्तर में NCERT द्वारा किया जाता है साथियों, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर। विकल्प यहाँ 1 सही रहेगा 29वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30। विज्ञान किट क्या है? विज्ञान शिक्षक की व्यक्तिगत कुंजी, विज्ञान पढ़ने के दौरान पहनने वाले वस्त्र, विज्ञान के उपकरणों का बॉक्स और विज्ञान का चमत्कार। तो भाई विज्ञान किट का निर्माण SIERT राज्य स्तर पर करता है, NCERT राष्ट्रीय स्तर पर करता है, और विज्ञान किट का मतलब होता है विज्ञान के उपकरणों का एक बॉक्स होता है साथियों। ये विकल्प 3 सही है 30वें में। अगला प्रश्न नंबर 31। एक छात्र बंदर को सजीव व पत्थर को निर्जीव बताता है, इसमें कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है? कौशल, ज्ञान, अवबोधन और अभिरुचि। तो छात्र क्या कर रहा है? बंदर को तो क्या बता रहा है? सजीव, और पत्थर को क्या बता रहा है? निर्जीव। मतलब सही बात है, तो मतलब उस चीज़ को वो समझ गया है। समझना अवबोधन पर आता है साथियों। सेकंड विकल्प 31वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32। प्रयोग प्रदर्शन विधि नहीं है, मितव्ययी एवं सरल, छात्र केंद्रित, प्रयोग पर आधारित, शिक्षक केंद्रित। प्रयोग प्रदर्शन विधि मितव्ययी होती है, मतलब कम बजट वाली, सरल होती है, प्रयोग पर आधारित होती है, शिक्षक इसमें प्रयोग करता है, शिक्षक केंद्रित भी है। इसलिए यहाँ पर ये पहला, दूसरा, चौथा तो सही है, लेकिन छात्र केंद्रित नहीं है साथियों ये, इसलिए थर्ड विकल्प आपके 32वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33। मूल्यांकन क्या है?
परख, निर्णय लेना, जांचना और मापना। तो मापना मापन होता है, जांचना परख नहीं बल्कि निर्णय लेना साथियों मूल्यांकन का अर्थ होता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 33वें में। अगला प्रश्न नंबर 34, गतिशील चित्रों अथवा दृश्यों को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? प्रोजेक्टर द्वारा, वीसीआर द्वारा, टेप रिकॉर्डर द्वारा और कंप्यूटर द्वारा। तो भाई गतिशील चित्र मतलब जो चित्र चलते रहते हैं साथियों, इसके लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग नहीं करेंगे, कंप्यूटर का नहीं, प्रोजेक्टर का नहीं, बल्कि इसके लिए वीसीआर के का प्रयोग करेंगे। तो वीसीआर के द्वारा गतिशील चित्रों अथवा दृश्यों को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 पे आते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार सही क्रम है अदा, प्रक्रिया, प्रदा, प्रता, प्रक्रिया, अदा, प्रदा और सभी। तो साथियों सही क्रम की बात करें तो एनसीईआरटी मानती है सबसे पहले होती है इनपुट, फिर किया जाता है प्रोसेसिंग और फिर किया जाता है आउटपुट। ये प्रोसेसिंग ये माना जाता है, मतलब अदा, प्रक्रिया, प्रदा। विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 35 में, एनसीईआरटी के अनुसार सही क्रम। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 36 की। सही विकल्प का चयन करें। पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर, छात्र आश्रित चर, अध्यापक स्वतंत्र चर और सभी सही है। तो भाई ये सही विकल्प की यदि हम बात करें तो 3 प्रकार के ये जो चर होते हैं, मध्यस्थ पाठ्यक्रम माना जाता है, स्वतंत्र अध्यापक माना जाता है, छात्र आश्रित चर होता है, मतलब इनमें से सभी सही है। 36वें में चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37, तो 37वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना के रूप में वार्तालाप से यह होता है कि बालक अध्यापक को सुनता है, वार्तालाप सीखता है, विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है और पाठ को सुनने लगता है। तो भाई प्रस्तावना के रूप में जब बच्चों से हम वार्तालाप करते हैं, प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। तो बालकों का जो पूर्व ज्ञान है अगर उससे लिंक करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। थर्ड विकल्प आपके 37 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38, स्पष्टीकरण का दूसरा नाम क्या है? विश्लेषण, सारांश, संश्लेषण, आत्मीकरण। तो साथियों स्पष्टीकरण को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है आत्मीकरण, मतलब उस चीज को ग्रहण करना। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 38वें में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39, सहसंबंध उपागम किसने दिया? जिलर, ब्रूनर, हर्बर्ट और एसी मॉरिसन। तो साथियों इनमें से सहसंबंध उपागम किसके द्वारा दिया गया था? हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था। विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा 39 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 पे आते हैं। स्मिथ की रचना इनमें से कौन सी है? साइकोलॉजी इन टीचिंग रीडिंग, साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट, साइकोलॉजी इन रेटिंग और साइकोलॉजी ऑफ द टीचर। तो साथियों स्मिथ की रचना की बात करें, इनमें से साइकोलॉजी इन टीचिंग रीडिंग ये जो रचना है ये स्मिथ की है। कमेंट करके जाइए 100 में से कितने क्वेश्चन सही करोगे आप, ठीक है। कम समय में आपको 100 क्वेश्चन क्वालिटी वाले मिल रहे हैं और वो भी समझ आते हुए, ठीक। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दुख अनुभूति के समय वाचक का स्वर भारी होना क्या है? ध्वनि वशता, ध्वनि विभेदीकरण, ध्वनि परिवर्तन, ध्वनि विकार। तो किसी व्यक्ति को दुख का अनुभव हुआ उसके समय जो वाचक मतलब बोलने वाला है उसके स्वर, यदि उसका स्वर भारी हो जाता है तो वो ध्वनि वशता कहलाती है। प्रथम विकल्प 41वें में सही है साथियों। प्रश्न नंबर 42, वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्यापन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करता है कहलाती है? स्वाध्ययन, गृह कार्य, मौखिक कार्य और पर्यवेक्षित। तो स्वाध्ययन में साथियों खुद ही अध्ययन करता है, गृह कार्य भी खुद ही करता है, मौखिक कार्य भी ऐसा नहीं है, बल्कि जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है डेजी जॉन मॉरविल की, इसमें बालक विद्यार्थी जो है वो अध्यापक की देखरेख में कार्य पूर्ण करता है। विकल्प 3 सही है प्रश्न 42 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43, इकाई योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बड़ी होती है, यह स्पष्ट होती है, यह सुंदर होती है और यह समग्र होती है। तो भाई जो एक इकाई योजना होती है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये एक संपूर्णता लिए होती है साथियों, समग्र होती है। संपूर्णता मतलब एक उद्देश्य से संबंधित जितने भी पार्ट है सभी एक ही इकाई योजना में शामिल कर लिए जाते हैं। फोर्थ विकल्प 43वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 पे आते हैं। तो चलिए 44वें क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छे शिक्षण के रूप में किसको अधिक महत्व दिया जाता है? पाठ को, अध्यापक को, इकाई योजना को, नियोजन प्रक्रिया को। तो भाई अच्छे शिक्षण के रूप में सबसे अधिक महत्व हम किसको देंगे? नियोजन प्रक्रिया को, क्योंकि नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से ही हम साथियों एक अच्छा शिक्षण करा सकते हैं। नियोजन प्रक्रिया मतलब पाठ योजना बनाने से लिया जाता है। इसीलिए तो स्कूलों में अब भी एक अध्यापक बनने के बाद भी जो एक दैनिक पाठ योजना की एक डायरी मिलती है। तो विकल्प नंबर 4 सही है 44वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45, किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत व अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत किया है? डगलस व हॉलैंड, बर्नन व बर्ट, मॉरिसन व सिम्पसन और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों उपलब्धि परीक्षाओं को 2 भागों में किसने विभाजित किया? डगलस और हॉलैंड। कौन से 2 भाग थे? मानकीकृत उपलब्धि परीक्षाएं, अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षाएं। तो प्रथम विकल्प 45वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46,
निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनुकरण से अभ्यास की ओर। तो देखो मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होता है, लेकिन अनुकरण से अभ्यास की ओर नहीं होता है साथियों। चौथा विकल्प यहाँ गलत है, तो यही आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 46 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47, शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग व्यवहार के किस पक्ष को अधिक प्रेरित करता है? शारीरिक पक्ष, भावात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। देखो शिक्षण सामग्री की बात की जाए साथियों तो भावात्मक, नैतिक, शारीरिक पक्ष से बेटर विकल्प है क्रियात्मक पक्ष, क्योंकि इसमें क्रिया करके बालक सीखता है सहायक सामग्रियों के माध्यम से, इसलिए थर्ड विकल्प 47वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसे मिलता है? विद्यार्थियों को, शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को और किसी को भी नहीं। तो किसी को भी नहीं तो हम हटा देते हैं, प्रधानाध्यापक को भी हटा देते हैं। पहला और दूसरा विकल्प आपके सामने बचा है। इन दोनों में कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होता है। जब पाठ योजना बनाई जाती है तो सबसे ज़्यादा लाभ शिक्षक को मिलता है, न कि विद्यार्थियों को, क्योंकि साथियों शिक्षक को पाठ योजना बनाने के बाद ये अच्छी तरह से पता होता है मुझे कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, मुझे कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार से प्रश्न करने, सारी चीज़ें उसको पहले से पता होती है, सारा नियोजन करके लाता है। सेकंड विकल्प 48वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49, तो देखो पाठ योजना में सर्वप्रथम किसके निर्माण की आवश्यकता होती है? प्रस्तावना, शिक्षण उद्देश्य, सहायक सामग्री और मूल्यांकन। मूल्यांकन तो सबसे बाद में किए जाते हैं, सहायक सामग्री बाद में चुनी जाती है। सबसे पहले शिक्षण उद्देश्यों की आवश्यकता होती है कि भाई हम ये जो पाठ योजना बना रहे हैं आखिर इससे बालक क्या सीखेगा, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। विकल्प नंबर 2 सही है 49वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50, 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा क्रम की अभिशंसा किसने दी? UGC, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, कोठारी शिक्षा आयोग, ग्वालियर शिक्षा आयोग। तो साथियों 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा क्रम की जो अभिशंसा है ये कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 के द्वारा दी गई थी। ठीक है, 1964-66 क्यों कहा जाता है? 64 में कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना थी और 66 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी शैक्षिक समस्याओं से संबंधित। विकल्प 3 सही है प्रश्न नंबर 50 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51, किलपैट्रिक ने परियोजना विधि को कितने भागों में विभक्त किया है? 5 भागों में, 8 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में। तो साथियों किलपैट्रिक के द्वारा परियोजना विधि को जो है परियोजना के जो प्रकार है उसको 4 भागों में वर्गीकृत किया है। थर्ड विकल्प आपके 91वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52, तो 52वां क्वेश्चन देखेंगे, श्यामपट्ट का वास्तविक आकार कितना होता है? 26 वर्ग फीट, 28 वर्ग फीट, 30 वर्ग फीट, 24 वर्ग फीट। तो साथियों श्यामपट्ट का जो वास्तविक आकार है वो होता है 24 वर्ग फीट। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 52वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 पे आते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस आयोग ने सहायक सामग्रियों के प्रयोग पर अपने प्रतिवेदन में जोर दिया? मेघालय आयोग, कोठारी आयोग, नई शिक्षा नीति और सभी। तो भाई देखो सबसे पहले पूछा है तो सबसे पहले कोठारी आयोग के द्वारा सहायक सामग्रियों के प्रयोग पर जोर दिया गया था अपने प्रतिवेदन में। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 53 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54, योजना विधि का प्रथम सोपान क्या है? परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का अनुभव करना, योजना का मूल्यांकन करना और योजना का नियोजन करना। तो भाई योजना विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है? परिस्थिति उत्पन्न की जाती है साथियों, नियोजन, अनुभव, मूल्यांकन बाद में होती है ये चीज़ें। विकल्प 1 सही है 54वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद और कहानी। भाई छोटे बच्चे हैं तो व्याख्यान विधि उपयोगी होएगी ही नहीं। वाद विवाद विधि में छोटे बच्चे कैसे वाद विवाद करेंगे, लड़ने लग जाएंगे, गलत है। योजना या कहानी, तो राइट आंसर है कहानी विधि, क्योंकि रुचि ज़्यादा किस में होती है? कहानी में होती है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। अगर कहानी नहीं होती तो फिर योजना कर लेते हम, लेकिन यहाँ कहानी है तो फर्स्ट चॉइस अपनी कहानी ही रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 है, निम्न में से किस उपकरण को कंप्यूटर व इंटरनेट द्वारा जोड़कर शिक्षण अध्यापन कार्य करवाया जाता है? एपिडाइस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर और ग्रामोफोन। तो देखो कंप्यूटर व इंटरनेट द्वारा जोड़कर शिक्षण अध्यापन कार्य हम किस में करते हैं साथियों? LCD प्रोजेक्टर में करते हैं, एपिडाइस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर में नहीं करते हैं। विकल्प 3 सही है प्रश्न नंबर 56 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57, निम्न में से सर्वाधिक सहायक सामग्री है या सर्वाधिक प्रभावी सामग्री है? प्रश्न थोड़ा बोलने में उच्चारण संबंधी अशुद्धि थी। चार्ट्स, कलर चौक, फील्ड स्ट्रिप, फिल्मी स्ट्रिप। तो देखो सबसे ज़्यादा प्रभावी की बात की जाए तो चार्ट्स, कलर चौक तो नहीं रहेंगे, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फील्ड स्ट्रिप। फील्ड स्ट्रिप का मतलब होता है क्षेत्रीय भ्रमण से लिया जाता है, जिसमें बालक प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है साथियों। तो सेकंड विकल्प आपके 57 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58, निदान शब्द का प्रयोग साधारणतः किस क्षेत्र में किया जाता है? कला, संगीत,
चिकित्सा और अभियांत्रिकी। तो साथियों निदान शब्द का प्रयोग कला, संगीत, अभियांत्रिकी से बेटर कौन सा है? चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। विकल्प नंबर 3 सही है आपके 58 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59 पे आते हैं। तो चलिए 59वां क्वेश्चन। रोल प्ले विधि के मूल भाव है वास्तविक व सामाजिक भूमिका निभाना, थिएटर में एकांकी करना, नेता की भूमिका बनाना और अध्यापक की भूमिका निभाना। तो साथियों जो रोल प्ले विधि है इसका मूल भाव किससे लिया जाता है? वास्तविक व सामाजिक भूमिका निभाने से। रोल प्ले मतलब भूमिका निर्वाह से लिया जाता है। विकल्प 1 सही है आपके 59 में। ऐसा नहीं है कि एकांकी करना, नेता की भूमिका, अध्यापक की भूमिका, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 60। बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है भ्रमण, चार्ट, नमूना और कंप्यूटर। तो देखो निरीक्षण हम कंप्यूटर, नमूना, चार्ट में नहीं बल्कि भ्रमण में करते हैं साथियों। भ्रमण वही प्रत्यक्ष अनुभव वाली चीज। तो प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 60 में सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 61 पर। देखो 60 क्वेश्चन तो कर चुके हैं, 40 क्वेश्चन अभी भी बाकी है आपके। तो साथियों प्रश्न संख्या 61 है आपके। सतत व व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है अध्यापकों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल हो, छात्रों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन, और विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें अध्यापक और बालक के विकास के सभी पहलू शामिल है। तो भाई ऐसा है CCE बच्चों के लिए चलाया गया है, न कि अध्यापकों के लिए। तो फिर आपके कौन सा वाला विकल्प सही है? दूसरा वाला, विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल होते हैं, वो ही कहलाता है CCE। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 61 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 62 पर। तो चलिए 62वें क्वेश्चन को देखेंगे। सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है, यह किसमें लिखा हुआ है? मुदालियार आयोग की रिपोर्ट में, कोठारी आयोग की रिपोर्ट में, नई शिक्षा नीति में और शिक्षा का अधिकार अधिनियम में। तो भाई मैंने आपको कहा था कि सहायक सामग्रियों पर सर्वाधिक जोर सबसे पहले किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। और ये एक लाइन भी उसी ने लिखी थी कि भाई सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है। तो भाई विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 62 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63। उपचारात्मक शिक्षण में निम्न में से किसका सहारा लिया जाता है? स्व परीक्षण, पाठ्य पुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, व्याख्यात्मक परीक्षण। विकल्प हैं केवल 1 व 2, केवल 2 व 3, केवल 3 व 4 और केवल 3। तो भाई देखो उपचारात्मक शिक्षण जिसमें छात्रों की कमजोरियों को दूर करने का कार्य किया जाता है, इसमें हम स्व परीक्षण, पाठ्य पुस्तक या व्याख्यात्मक परीक्षण का सहारा नहीं लेते हैं, बल्कि हम निदानात्मक परीक्षण का सहारा लेते हैं। तो ओनली विकल्प नंबर 3, केवल 3 ही इसमें सही रहेगा। मतलब विकल्प नंबर 4 आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर है साथियों। कौन सा विकल्प सही है आपके? विकल्प नंबर 4 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 64 पर। तो चलिए 64वें क्वेश्चन की ओर। इसके बाद में आपके साइकोलॉजी का भी टेस्ट आएगा आज, है ना। ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं आएगा, पर्यावरण का भी आएगा साथियों। देखो विज्ञान सबके लिए की पुष्टि की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, NCERT, NCTE और SIRT। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है विज्ञान सबके लिए। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 64 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 65 पर। तो चलिए 65वें क्वेश्चन को देखते हैं। विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित नहीं किया जाता विज्ञान के संप्रत्यय, प्रयोग विधियाँ, विज्ञान के आर्थिक पक्ष और विज्ञान के सामाजिक पक्ष। तो भाई विज्ञान की प्रकृति में सामाजिक पक्ष, प्रयोग विधियाँ, संप्रत्यय तीनों ही चीज़ें आती है, लेकिन विज्ञान के जो आर्थिक पक्ष है ये विज्ञान की प्रकृति में नहीं आता है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके 65 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 66 की ओर। तो चलिए 66वें क्वेश्चन को देखते हैं। निगमन विधि का उपयोग है, ठीक है, मानसिक क्षमता को बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना और सूत्र का प्रयोग करना। सूत्र की स्थापना आगमन विधि में की जाती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आगमन विधि में बढ़ता है, मानसिक क्षमता बढ़ाना भी नहीं, बल्कि इसका उपयोग किस में लिया जाता है? सूत्र का प्रयोग करने में। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 66 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 67 पर। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर होता है उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का और इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपलब्धि परीक्षण क्या है? जिसमें छात्र की उपलब्धियां देखी जाती है। नैदानिक परीक्षण क्या है? जिसमें छात्र की कमजोरियां देखी जाती है। इन दोनों में साथियों उद्देश्य का अंतर होता है। किसका? इसका उद्देश्य अलग है, इसका उद्देश्य अलग है। विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 67 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68। पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रियाएं की जाती है कहते हैं विधि, प्रविधि, युक्ति और उद्देश्य। तो भाई पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए हम क्रिया करते हैं उसको उद्देश्य कहा जाता है साथियों, जिसको प्राप्त करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो विकल्प नंबर 4 सही है 68 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69।
अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी है? गिनती सिखाने में, लिखना सिखाने में, वाचन सिखाने में, हस्तलेख सिखाने में। अबेकस का नाम सभी ने सुन ही रखा होगा साथियों। इसका प्रयोग छोटी कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किया जाता है। गिन तारा भी इसको बोला जाता है। इस प्रकार जैसे मान लीजिए ये अबेकस है, इसमें छोटे छोटे ये 1 पारा लगा है, इसमें 2 पारा लगे हैं, इसमें 3 पारे लगे हैं, इसमें 4 पारे लगे हैं। तो 1 2 3 4 इस प्रकार ये होता है। विकल्प 1 सही है 69 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70। प्रेरणा या ज्ञान का सजीव स्रोत क्या है? लेखक, छात्र, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक। साथियों पाठ्यपुस्तक निर्जीव है, गलत है। लेखक भी यहाँ पर निर्जीव में ही आएगा क्योंकि लेखक के पास थोड़ी जाकर पढ़ेंगे हर चीज़, पाठ्यपुस्तक से ही पढ़ेंगे ना। लेकिन साथियों शिक्षक जो है, शिक्षक से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं और ये एक सजीव स्रोत है ज्ञान का। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 70 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 71 पर। आगमन विधि का मार्ग है खोज का, लक्ष्य का, अनुकरण का और तीव्रता का। तो भाई जो आगमन विधि है इसका मार्ग लक्ष्य तीव्रता का नहीं, अनुकरण का तो भाई निगमन का होता है, बल्कि खोज का मार्ग किसका है? आगमन का है। विकल्प 1 सही है साथियों 71वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। तो भाई इस क्वेश्चन में तो ऐसा है कि 2 विकल्प सही माने जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक भी होता है, मानसिक भी होता है, तो दोनों ही विकल्प इसमें सही है प्रश्न नंबर 72 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73 रीट में आया हुआ क्वेश्चन है वो है ना। सामाजिक अध्ययन के मनुष्य का साहचर्य विषय जुड़ा है भूगोल से, अर्थशास्त्र से, समाजशास्त्र से और राजनीति शास्त्र से। तो साथियों सामाजिक अध्ययन में के मनुष्य का साहचर्य किस विषय से जुड़ा है? सामाजिक अध्ययन का संबंध समाजशास्त्र से यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। थर्ड विकल्प 73 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 74 पर। तो चलिए 74वें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों के ज्ञान की जांच करना, शैक्षिक नियोजन करना, कक्षा अध्यापन और इनमें से कोई नहीं। तो भाई सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन की बात की जाए तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कोई नहीं को तो हम हटा देते हैं। मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? छात्रों के ज्ञान की जांच के लिए भाई। और तो विकल्प ऐसा है ही नहीं इससे बेटर, इसलिए हम प्रथम विकल्प को ही इसमें चुनेंगे साथियों। 74 में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें बहुत सरल हो, वो जो छात्र पर आधारित क्रियाएं अधिक जिसमें हो, बहुत छुट्टियां हो और इनमें से सभी। तो भाई जिसमें बहुत ज़्यादा छुट्टियां हैं उसको सबसे अच्छी शिक्षण विधि नहीं कह सकते। बहुत सरल हो उसको भी नहीं, बल्कि जिसमें छात्र पर आधारित क्रियाएं सब अधिक हो उसको हम सबसे अच्छी शिक्षण विधि कह सकते हैं। क्योंकि छात्र पर आधारित क्रियाएं रहेंगी तो फिर वो करके सीखेगा उस चीज़ को। इसलिए सेकंड विकल्प 75वें में सही है। 100 में से अगर 1-2 प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। बाकी लगभग जहाँ तक लगता है कि किसी प्रश्न में डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो भाई, होना स्वाभाविक सी चीज़ है। गलती एक आध प्रश्न में मुझसे अगर हो जाए, वैसे नहीं होना चाहिए लेकिन हो जाए तो कमेंट जरूर करिएगा साथियों। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा यार, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो 1 मिनट भी से भी कम टाइम आप समय निकाल के वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी और गृह कार्य पूर्ण करना। तो साथियों अभिप्रेरित शिक्षण का मतलब ये नहीं है गृह कार्य पूर्ण कर रहे हो, क्योंकि गृह कार्य पूर्ण तो डर से भी कर सकते हैं। एकदम खामोशी ये भी डर का संकेत है साथियों। बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना या एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। विकल्प 2 सही है 76वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत दें जिससे वे नया ज्ञान सीखे और उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे। तो भाई 3 विकल्प तो यहाँ मुझे सही लगे, लेकिन चौथा विकल्प क्या कह रहा है? उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। क्या सही उत्तर अच्छी तरह समझा देने से ही सीखने के अवसर मिल जाएंगे उनको? नहीं, चौथा विकल्प यहाँ गलत कथन है साथियों। इसलिए ये आपका आंसर होगा 77वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक। तो भाई रटने की प्रवृत्ति रोकना है तो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बच्चों से पूछने चाहिए। विकल्प 1 सही है 78 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79। निम्न में से कौन सा कथन सही है? दृश्य श्रव्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, सही बात है। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है, गलत है साथियों ये, क्योंकि ये दृश्य है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, गलत है। चार्ट का प्रयोग दूसरे सब्जेक्ट में भी हो जाता है। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, तो महत्वपूर्ण है ये भी गलत है। ओनली प्रथम विकल्प यहाँ पर सही कथन है प्रश्न नंबर 79 में। तो चलिए प्रश्न नंबर 80 पे आते हैं।
मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना मेरे हिसाब से नहीं होगा। केवल परीक्षा करवाना तो गलत है। केवल प्रश्न पत्र बनवाना गलत है। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लेना तो बिल्कुल सही बात है साथियों ये, क्योंकि अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानने के लिए और सुधार करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। विकल्प 4 सही है आपके 80वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 81 पर। तो आपके प्रश्न संख्या 81, वह विधि जो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। देखो सुनो और समझो 3 चीजें हैं इसमें, प्रदर्शन, प्रयोगशाला, विश्लेषणात्मक और संश्लेषण। तो भाई प्रयोगशाला में तो करके सीखा जाता है, ये गलत है। विश्लेषण संश्लेषण नहीं होगा बल्कि प्रदर्शन विधि, इसमें देखा जाता है, सुना जाता है और समझा जाता है। विकल्प 1 सही है प्रश्न नंबर 81 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82 को देखेंगे साथियों। तो आपके 82वां क्वेश्चन देख लेते हैं। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि इनमें से कौन सी है? सेमिनार, क्रियात्मक बोध, केस स्टडी और इनमें से सभी। तो समस्यात्मक बालकों का पता लगाने के लिए साथियों हम करते हैं केस स्टडी, जिसको क्या कहते हैं साथियों, व्यक्ति इतिहास विधि के नाम से भी जाना जाता है। टाइडमैन के द्वारा ये विधि दी गई थी। विकल्प आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 82 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 83 की ओर। आपके 83वां क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है और परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो साथियों देखो, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो क्यों आवश्यक होता है? कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, नहीं ये नहीं रही। परीक्षा प्रणाली भी गलत हो जाता है साथियों। दूसरा विकल्प भी गलत है क्योंकि निरंतर न बनाए रखने के लिए कह रहा है। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। तो थर्ड विकल्प 83 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84 पे आते हैं। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हो और सभी प्रतियोगियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो भाई देखो, क्रियाकलाप आधारित समूह बनाते हुए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सभी प्रतियोगियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, मतलब सभी उसमें भाग ले हुए और सभी का कुछ ना कुछ सहयोग रहे हुए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ। 84 में चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? आगमन, रटना, निगमन और मनोरंजक एवं खेल संबंधी। तो भाई रटना तो गलत है, निगमन गलत है, आगमन या खेल संबंधी। तो साथियों छोटी कक्षाओं की बात की जा रही है पर्यावरण में, तो मनोरंजक एवं खेल संबंधी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, क्योंकि मनोरंजन बालकों का होगा तो वहाँ विद्यालय में उनका मन लगेगा, खेल में उनकी रुचि होती है, इसलिए सेकंड विकल्प 85 में सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 86, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है सिद्धांत है, खोज है, कानून है और मूल संकल्पना है। तो 86 में सही आंसर का चयन करो साथियों, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहे। तो देखिएगा, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने पर भी गलत नहीं पाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? सिद्धांत कहा जाता है साथियों। विकल्प 1 सही है 86 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 87 को। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, उसका वेतन, उसका गर्व और छात्रों का विश्वास। तो साथियों सबसे बहुमूल्य निधि क्या होती है एक शिक्षक की? उस छात्रों का जो विश्वास उसके प्रति होता है उसको सबसे बहुमूल्य निधि यहाँ पर माना जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही है 87 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 88 पर। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत है, विषयगत है, समावेशी है और उपयुक्त सभी। तो समावेशी भी होना चाहिए, विषयगत भी, एकीकृत भी होना चाहिए, मतलब उपयुक्त सभी वाला विकल्प 88वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 89 पे आते हैं, यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा। तो 89वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है बच्चों के पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बने श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना और कक्षा में सृजनशीलता का विकास करना। तो भाई प्रश्न संख्या 89 में जो राइट आंसर है वो रहेगा दूसरा विकल्प, कूड़े से बने श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। ये शिक्षक का उद्देश्य नहीं है साथियों ऐसी चीज़ में। सेकंड विकल्प आपके सही है 89 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है और पिछले सीखे हुए नए को अधिगम से अलग करती है। तो अलग नहीं करती है बल्कि इस सीखने के प्रति रुचि का ये विकास करती है, सीखने के संदर्भ में अभिप्रेरणा। विकल्प आपका एक सही रहेगा प्रश्न नंबर 90 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 91,
एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना हो सकता है। सबसे प्रभावी की पूछा है, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्हें घर पर रोकने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तीसरा तो उन्हें अलग पंक्ति में बिठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो भाई यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही है, अलग पंक्ति में बिठाना तो गलत हो जाता है ना। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। प्रथम विकल्प 91 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 92, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होनी चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संत रचनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता और पदों की जड़ यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल। तो भाई देखो राइट आंसर क्या रहेगा? ईवीएस पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए? अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, आसपास का मतलब जो उसका जैसे स्कूल के बाहर का वातावरण है, घर के का वातावरण है, घर के बाहर का वातावरण है, वो चीज़ें। सेकंड विकल्प आपके 92 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 93, 93वां क्वेश्चन है, खेल जो हम खेलते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और शिक्षार्थियों को दिखाना, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना, और शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। तो साथियों खेल जो हम खेलते हैं उसके संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बच्चों को भाई हम खेल के मैदान में ले जाएंगे और उन्हें अलग अलग खेल खिलाएंगे। खाली नाम याद कराने से, कार्ड दिखाने से काम नहीं चलेगा। चौथा विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 93 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 94, जिस शिक्षण विधि में नियमों का सहारा लिया जाता है वह है विश्लेषण, आगमन, संश्लेषण और निगमन। तो भाई नियमों का सहारा मैंने पहले बताया था निगमन विधि में लिया जाता है। थर्ड विकल्प आपके 94 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 95, मूल्यांकन का आधार होता है शिक्षा के लक्ष्य, अपनाई गई शिक्षण विधि, सभी और विषय के प्राप्त उद्देश्य। तो मूल्यांकन का आधार किसको माना जाता है? जो विषय के प्राप्त उद्देश्य होते हैं उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है साथियों। थर्ड विकल्प 95 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 पे आते हैं। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है बल्कि शक्ति प्रदान करना है, यह कथन है ड्यूट का, बेकन का, डटन का और रमन का। तो उपरोक्त जो कथन कहा गया है 96वें प्रश्न में, ये कथन गणित से संबंधित डटन महोदय के द्वारा कहा गया है। विकल्प 3 सही है 96 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97, गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं एवं जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? प्रयोगशाला, संश्लेषण, विश्लेषणात्मक और परियोजना विधि। तो देखो अज्ञात से ज्ञात की ओर किसमें बढ़ते हैं? जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति भी मिलती है। तो साथियों ये विश्लेषणात्मक विधि होती है। सेकंड विकल्प 97 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 98, सीखने के आकलन का आधार है व्याख्या कर सकना, पुनर्स्मरण, व्यावहारिक परिवर्तन और जैसे का तैसा। तो सीखने के आकलन का आधार क्या होता है साथियों? व्यावहारिक परिवर्तन होना, व्यवहार में परिवर्तन आना ही सीखने का आधार माना जाता है। सेकंड विकल्प 98 में सही है। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है निगमन विधि, आगमन विधि, प्रदर्शन विधि और कोई नहीं। तो भाई प्रायोगिक स्तर पर कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? विकल्प नंबर कौन सा सही है? 99 में। सही विकल्प का चुनाव करो आप, कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो देखो रेखा गणित में जो प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त शिक्षण विधि होती है उसको हम प्रदर्शन विधि कहते हैं, क्योंकि प्रदर्शन विधि में हम प्रदर्शन करते हैं तो प्रयोग हो रहा है ना, इसलिए थर्ड विकल्प 99 में सही है। अब आज का अंतिम और 100वां क्वेश्चन, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है प्लेटो, न्यूटन, आर्यभट्ट और रेमन। तो देखो मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता इनमें से कौन है? प्लेटो है। प्रथम विकल्प 100वें प्रश्न में सही है। तो ये आज के 100 क्वेश्चन थे। कमेंट करके जाइए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसके बाद साइकोलॉजी का टेस्ट आ रहा है तो उसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।